2026 में भारत में आईपीओ की एक बड़ी वेव आ सकती है। हर साल की तरह भारतीय आईपीओ बाजार रिकॉर्ड दर प्रदर्शन करने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 1.78 लाख करोड़ से अधिक जुटाए जाने की संभावना है। रिलायंस जियो, ओयो, जेप्टो, एनएससी, फोनपे, एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसी दिग्गज और जानी मानी कंपनियां इस साल बाजार में उतर सकती हैं। यह बाजार मुख्य रूप से तकनीकी और क्विक कॉमर्स क्षेत्रों द्वारा प्रेरित होने वाला बाजार होगा। जितने बड़े नाम उतना बड़ा हाइप होता है आईपीओस का, लेकिन ज़्यादातर निवेशक इसमें पैसा खोते हैं। वो इसीलिए नहीं खोते क्योंकि कंपनी खराब होती है, वो इसीलिए नुकसान करते हैं क्योंकि वो एक कंपनी को गलत प्राइस पे खरीदते हैं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो मैं लेके आई हूँ, एक निवेशक को, एक इन्वेस्टर को आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए। हम एक सिंपल इन्वेस्टर फ्रेंडली फ्रेमवर्क देखेंगे। इसमें हम हर एक कंपनी को समझेंगे कि कंपनी असल में करती क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति और इन फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी, कौन सी वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रही है और कंपनी का इशू साइज क्या है, ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल या फ्रेश इशू है, कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है और ये क्यों मायने रखता है। और सबसे बड़ी रिस्क जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर नहीं देख पाते, यूजुअली हाइप के पीछे भागते हैं, तो उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए एंड तक। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की। ये कंपनी करती क्या है। एनएससी सबको पता है भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये एक इंडेक्स है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करने के लिए। इनका मुख्यतः इनकम जो आता है, ये जब एक कंपनी लिस्ट होती है, आईपीओ लाती है, तो उनके लिस्टिंग फीस से, ट्रेडिंग फीस जो आती है, कनेक्टिविटी जो कंपनी प्रोवाइड करती है और जो डेटा एक्सचेंज होता है, इसके द्वारा। अब फाइनेंशियल स्थिति और ग्रोथ के बारे में बात करें, एनएससी आमतौर पे एनएससी, बीएससी ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनीज है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इनमें डेट कम है और कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रोथ जो होती है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जो बढ़ते हैं और जो भी डेटा एक्सचेंज होता है, इसके जो भी वॉल्यूम्स हैं, इसके द्वारा। वैल्यूएशन और इशू साइज की बात करें तो वैल्यूएशन लाखों करोड़ों के मार्केट कैप के बैंड में इसका वैल्यूएशन देखा जा रहा है। अभी आईपीओ का साइज कंफर्म नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर ओएफएस माना जा रहा है। मतलब जो मौजूदा शेयर होल्डर्स है वही अपने शेयर्स बेचेंगे, कोई फ्रेश कैपिटल, फ्रेश शेयर्स रेज नहीं होंगे। तो जो मौजूदा ओनर्स हैं उनको लिक्विडिटी मिलेगी, लेकिन ये जो भी कैपिटल रेज होगा वो कंपनी में नहीं जाएगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। तो देखो, अभी एनएससी जैसा प्लेटफॉर्म ये पहले से मैच्योर हो चुका है। यहाँ पे सुपर ग्रोथ ऐसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जो सबसे रिस्क वाली बात है, सेबी जो है, सेबी इसको रेगुलेट करती है। तो इनका सेबी का फी स्ट्रक्चर जो है, डेटा प्रोसेसिंग है, लिस्टिंग के, ट्रेडिंग के जो नियम है, इसकी वजह से एनएससी के मार्जिन पे असर पड़ता है। अब एनएससी का कॉम्पिटिटर है बीएससी, एफसीएक्स और जो भी नई टेक कंपनीज हैं। अब बाय डिफॉल्ट एनएससी की तरफ देखने का लोगों का नज़रिया ब्लू चिप वाला है और उस एक फीलिंग के कारण यहाँ पे प्राइस ओवरलुक हो सकती है। सो ओवरऑल ये बिजनेस मजबूत तो है, लेकिन वैल्यूएशन पे ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज ए निवेशक। अब हम बात करते हैं जियो, रिलायंस जियो की, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। कंपनी करती क्या है। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस का डिजिटल और टेलीकॉम बिजनेस है। इसमें 4G, 5G मोबाइल सर्विस, फाइबर ब्रॉडबैंड, OTT, डिजिटल सर्विसेज और क्लाउड सॉल्यूशंस आते हैं।
ये एक क्लोज लूप डिजिटल इकोसिस्टम बनाने वाला है। यहाँ पे यूजर्स फोन, इंटरनेट, वीडियो और एप्स सब कुछ जियो से जुड़े हैं। फाइनेंशियल स्थिति और ग्रोथ के बारे में अगर बात करते हैं, शुरुआत में जियो ने लॉस मेकिंग लो मार्जिन बिजनेस किया, लेकिन अब इनके ऑपरेशनल मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं। डेटा यूसेज में ग्रोथ दिख रही है। OTT सब्सक्रिप्शंस, एड रेवेन्यू, एंटरप्राइज सर्विसेज, इसमें ग्रोथ आ रही है। 5G और FTTH रोल आउट ने कैपेक्स बढ़ा दिया है, जो लंबे समय तक इफेक्ट दिखाएगा। अब वैल्यूएशन की बात करें तो जियो का वैल्यूएशन लगभग 8 से 14 लाख करोड़ के बीच में देखा जा रहा है, और कई सारे IPO के स्टडीज में इसका IPO का साइज 30 to 52,000 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है। अब बेच कौन रहा है, फ्रेश इशू है या OFS है? ये मिक्स स्ट्रक्चर है, फ्रेश इशू भी है और OFS। फ्रेश इशू नेटवर्क और डिजिटल बिजनेस पे कैपेक्स के लिए, और OFS मौजूदा जो शेयर होल्डर्स है उनका स्टेक्स बेचा जाएगा। फ्रेश इशू ज़्यादा है तो इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ डायरेक्ट मिल जाएगी, लेकिन अगर OFS ज़्यादा है तो सवाल ये होगा, ये रिलायंस की ग्रोथ के लिए है या ओनर्स के लिए एग्जिट पार्टी। अब सबसे बड़ी रिस्क की बात करें तो जियो के लिए जो कम्पिटिटर्स है एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तो इन्होंने ऑफर्स के जरिए ऑलरेडी जियो पे एक प्रेशर बनाए रखा हुआ है। जियो का जो बिजनेस है ये कैपिटल हेवी बिजनेस है। 5G, फाइबर और कंटेंट पे लगातार खर्चा चलता रहता है, जिसकी वजह से मार्जिन जो है नीचे रह सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएशन रिस्क हो सकती है, क्योंकि इसको जियो को एक नेशनल चैंपियन माना जाता है, जिसकी वजह से एक प्राइस परफेक्शन का फीलिंग आता है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस हाईयर रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टोरी मजबूत है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन आपको सस्ते नहीं मिलेंगे। अब आते हैं ओयो पे। ओयो कंपनी करती क्या है? ओयो एक होटल्स के लिए टेक प्लेटफॉर्म है। इकोनॉमी, मिड सेगमेंट होटल्स, होम स्टेज और ब्रांडेड लिविंग स्पेसेस को एक साथ अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ती है। तो इनकी कमाई होती है बुकिंग पे जो कमीशन है, ब्रांडिंग, ऑपरेशनल सपोर्ट जो प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा कॉरपोरेट और लॉन्ग स्टे वाले प्रोडक्ट्स भी हैं। अब फाइनेंशियल स्थिति और ग्रोथ की बात करें तो ओयो ने हाई रेवेन्यू दिखाया है, लेकिन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा रहे। लॉसेस एक्सपेंशन, मार्केटिंग और लीगल केसेस की वजह से इनके लॉसेस रहे हैं। हाल के फाइलिंग्स में इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अब भी फ्रेजाइल है। वैल्यूएशन की बात करें तो कई सारे एनालिस्ट के मुताबिक ओयो की इशू साइज लगभग 6.5 से 7 हज़ार करोड़ के बीच में होने जा रही है। वैल्यूएशन देखा जाए तो बहुत वेरिएबल है, तो इस पर निर्भर करेगा कि इन्वेस्टर हॉस्पिटैबिलिटी प्लेटफॉर्म स्टोरी पे कितना भरोसा रखते हैं। बेच कौन रहा है? तो ये एक OFS और फ्रेश इशू है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं जेप्टो की। जेप्टो जो एक 10 मिनट ग्रोसरी और इसेंशियल डिलीवरी का प्लेटफॉर्म है। तो इनके एक छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं शहरों में, जिसके ज़रिए ये ग्रोसरी और बाकी जो भी इसेंशियल सामान है वो डिलीवर करते हैं। इनकी कमाई होती है डिलीवरी चार्जेस जो आते हैं, प्लेटफॉर्म से जो कमीशन लेते हैं और एडवर्टाइजिंग से। फाइनेंशियल स्थिति, ग्रोथ वर्सेस लॉस के बारे में बात करें तो जेप्टो की स्टोरी एकदम क्लियर है। रेवेन्यू इनका जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। डिलीवरी का जो एक्सपेंसेस है, स्टोर का रेंट और डिस्काउंट देने से मार्जिन नेगेटिव या बहुत कम है। तो अब इन्वेस्टर की नज़रिए से देखें तो यूनिट इकोनॉमिक्स पे होगी, हर ऑर्डर पे कमाई कितनी है डिस्काउंट और डिलीवरी कॉस्ट निकालने के बाद। अब वैल्यूएशन की बात करें तो कई सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक जेप्टो के IPO की साइज लगभग 25,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होने जा रही है। वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो अब इन्वेस्टर्स सुपर फास्ट डिलीवरी की कहानी पे कितना भरोसा रखते हैं उस पर निर्भर है। यहाँ पे बेच कौन रहा है? OFS है या फ्रेश इशू है? तो मिक्स स्ट्रक्चर होने की संभावना है। फ्रेश इशू वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन के लिए, OFS ग्लेडब्रुक और YC जैसे ईयरली इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचेंगे। फ्रेश इशू ज़्यादा है तो इन्वेस्टर्स भरोसा कर सकते हैं कि ग्रोथ स्टोरी इनकी अभी भी कंटिन्यू है,